हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के पिछले लेक्चर में हमने उनके जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय, इन सब के बारे में पढ़ा था। जाना था कि उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले थे और किन किन पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन किया या किन किन पत्रिकाओं में इनकी कविताएँ छपी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि इनकी काव्यगत विशेषताएं, यानी कि इनके काव्य में इन्होंने जितनी भी रचनाएं की उनमें इनकी विशेषताएं कैसी थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी जो दृष्टिगोचर होती थी। तो इसमें से सबसे पहला है लोक मंगल की भावना। मिश्र जी के काव्य में लोक मंगल की भावना के दर्शन होते हैं। उन्होंने मानव कल्याण के लिए अहिंसा और प्रेम के मार्ग को अधिक महत्व दिया। चूँकि वह गांधीवादी विचारधारा से संबंधित रखते थे और उसे उनके समर्थक थे, इसलिए मानव कल्याण, अहिंसा और प्रेम जैसी विशेषताएं, लोक मंगल की भावना, ये उनके काव्य में दृष्टिगोचर होनी स्वाभाविक ही थी। और कालजय जो उनकी काव्य है उन पे चंपा द्वारा अशोक को स्नेह युक्त आचरण का भी उपदेश दिलाया। मतलब उनकी जो कालजयी रचना है, काव्य है, उसमें इन्होंने चंपा द्वारा अशोक को स्नेह युक्त आचरण का उपदेश दिलाया। जिसे हम इस लाइनों से समझ सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको आत्मीय अपना स्नेह युक्त छलनाहीन आचरण बना न ले, स्वार्थहीन प्रेम निश्चय इतना निरुपाय नहीं। मतलब इन लाइनों से हम पता चलता है कि उनकी जो भावना है वो लोक मंगल की। उनके जो काव्य में जो भी भावना दिखाई देती है, जो भी उनका जो काव्य है उसमें लोक मंगल की भावना के स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। और नेक्स्ट है जन जन का काव्य। मिश्र जी ने जनमानस के कवि रहे हैं और उनकी सहज भावनाओं का स्फुरण ही उनको मानवीय संवेदना की गहनता में सरोकार कर देता है। और उन्होंने अपनी कविता में मानवीय दुखी चेहरों का जो प्रतिबिंब है वह बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है, जिसे हम इन लाइनों से समझ सकते हैं कि इस कविता के तल में रोजमर्रा का दुखी चेहरा प्रतिबिंबित है इस जल में। मतलब इन लाइनों से साफ पता चल रहा है कि वो जो रोज़मर्रा की जो दुख हैं, मानव जीवन के जो दुख हैं, उन्हें उन्होंने इन लाइनों से अच्छी तरीके से ये प्रतिबिंबित किया है। और इसी विषय में एक कवि हुए थे डॉक्टर शिव शंकर शर्मा। उन्होंने इनकी कविता के विषय में लिखा है कि नई कविता की अपनी हिमालयन ऊंचाई से कविता को जन जन तक पहुंचाने का जो भगीरथ कार्य भवानी भाई को की कविता ने किया है, वह आधुनिक युग की पहली और इस क्षण तक अंतिम मिसाल है। वे हैं जन जन के कवि। जब हमने भवानी प्रसाद मिश्र पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो एक तरह से लोगों में बहुत अधिक फेमस थे और उनके दिलों में बसते थे, इसीलिए लोग उन्हें भवानी भाई कहते थे। और अभी जो हमने कोटेशन पढ़ी इसमें भी शिव शंकर शर्मा जी ने उन्हें भवानी भाई के नाम से संबोधित किया है और यही बताया है कि उनकी जो कविता है वो जन जन तक उन्होंने पहुँचाई है और वो जो है लोगों के दिलों में बसते थे। नेक्स्ट है वैचारिकता। मिश्र जी का काव्य जो है वो सहज और सामान्य भावों का काव्य होते हुए भी अंतर्निहित वैचारिकता से पूर्ण है। मतलब भले ही वो बहुत ही सहज और सामान्य भाव उसमें दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहज और सरल ही है, उसमें वैचारिकता भी परिपूर्ण है, उसकी भी पूरी इसमें भावना दिखाई देती है। और कवि ने युग बोध के विस्तृत और गहन अध्ययन के सहारे अपने अनेक वैचारिक तथ्यों को उजागर किया और उनका मन जो है वो देशवासियों की दुखपूर्ण स्थिति पर विचार करता है। मतलब उस टाइम पे जैसे कि अंग्रेज जो हैं वो पूरे भारत को एक तरीके से अत्याचार कर रहे थे, उन दुखों को मानव के जो जनमानस के दुख थे वो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से दृष्टिगोचर किया है, जिसे हम इन लाइनों में समझ सकते हैं। मेरी शस्य श्यामला माँ के बेटे भूख लिए बैठे हैं, कभी संजीवन मूर मिली थी अब तो जहर पिए बैठे हैं। तो इन लाइनों में स्पष्टली पता चलता है कि जो भवानी जी ने मानवीय दुखों का जो चेहरा है वो स्पष्ट रूप से इसमें प्रतिबिंब किया है। और अगला है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गांधीवादी विचारधारा।
गांधीवादी विचारधारा, जिसके वो सबसे ज़्यादा समर्थक थे। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक स्कूल भी खोला था और इसी विचारधारा को इन्होंने अपनी पूरी जीवन भर इसी विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया। वे भवानी जी ने अपने जीवन में सबसे अधिक गांधी जी के विचारों से ही प्रभावित हुए और गांधीवादी विचारधारा के कारण ही उन्होंने सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष का विरोध कर शांति मार्ग की स्थापना की। क्योंकि गांधी जी जो हैं वो संघर्ष के खिलाफ, संघर्ष के नहीं, वो एक तरीके से जैसे क्रांति और ये हिंसा, इसके खिलाफ थे और इसी को ही भवानी भाई ने भी अपनाया और इन्होंने भी संघर्ष का विरोध कर शांति मार्ग की स्थापना की। और नेक्स्ट है व्यंग्यात्मकता। व्यंग्यात्मकता में भवानी जी ने अपने कुछ व्यंग्यपूर्ण काव्य लिखे हैं। वे हैं परिवर्तन हुए, गीत फरोश और त्रिकाल संध्या। कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व पश्चात भिन्न भिन्न समस्याओं और विषमताओं से पीड़ित देश के नेताओं की स्थिति पर तीखा व्यंग्य किया है। एक इनकी कविता थी चार कौवे। मिश्र जी ने सरकार के कारनामों पर तीखा व्यंग्य किया है इस कविता के माध्यम से। और नेक्स्ट है बिंबात्मक। बिंबात्मक के अंतर्गत उनके जो भाव विचार हैं उन्होंने बहुत ही सहज और स्वाभाविक बिंबों के सहारे के माध्यम से अपने व्यक्त किए हैं और कहीं कहीं अप्रस्तुत बिंबों का भी उन्होंने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। अब मिश्र जी ने सामाजिक जो समस्याएं थी, जो असमानताएं थी, उन पर प्रहार करने के साथ साथ प्रकृति का भी अपने काव्य में चित्रण किया है और कवि का ये विश्वास है कि प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य से आधुनिक जीवन की जो यांत्रिकता और ऊब से मुक्त हुआ जा सकता है। उनका मानना था कि मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी मानव जो है अपनी रोज़मर्रा के कामों में एक तरह से मशीनी तरीके से जो काम करता है उससे छुटकारा पाया जा सकता है प्रकृति के नज़दीक आके। उन प्रकृति के जो सौंदर्य है उससे इन सब समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। लास्ट है भाषा। भगवान जी की भाषा में सरलता, सहजता, बोधगम्यता और संप्रेषणता के गुण विद्यमान है। उनकी भाषा जो थी वो आदर्श थी और उनकी भाषा में जीवन दर्शन के कारण दुरूहता व क्लिष्टता आ गई थी। अब ये तो एक तरह से गुण भी कह सकते हो आप, अवगुण भी कह सकते हो कि जब कोई गहरी बात की जाएगी तो थोड़ी सी वो भाषा जो है वो थोड़ी सी मुश्किल तो हो ही जाएगी, क्योंकि दर्शन तो अपने आप में एक गूढ़ चीज़ मानी जाती है और जब दर्शन को काव्य या किसी गद्य रचना के माध्यम से जब बताया जाएगा तो थोड़ा सा उसमें ध्रुवता और क्लिष्टता तो आ ही जाएगी। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी सी अगर उनके काव्य में ध्रुवता क्लिष्टता आ भी गई तो भवानी प्रसाद जी ने नई कविता कवि होने पर भी स्वयं को किसी वाद विशेष से नहीं जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। उनका काव्य तो मानवतावाद, लोक मंगलकारी और जन भावनाओं से पूर्ण सहज सरल काव्य है। तो ये तो थी इनकी काव्यगत विशेषताएं। अब हम बात करेंगे इनकी उन कविताओं के बारे में जो हमारे कोर्स में लगी हुई है। भले ही हमें इनकी व्याख्या नहीं करनी है लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में पढ़ना है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन सी कविता है, किसने इसे रचा है, किस सन में रचा है, ये हमें पता होना चाहिए। और साथ ही कभी कभी उस पोएम के अंदर से भी कुछ पूछ लेते हैं कि डिटेलिंग में से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे मतलब पूरी व्याख्या न देके कुछ एक लाइनें दे दी जाती है कि ये किस कविता में से ली गई है। तो जब आपको पता होगी कि कविता के एक तरह से सारांश आपको पता होगा तो आप आसानी से पता कर पाएंगे उन लाइनों को पढ़ के ये किस में से थी। तो इनकी जो पहली रचना थी वो थी, मतलब कविता जो हमारे कोर्स में लगी है वो है गीत बेचता हूँ। गीत बेचता हूँ ये इनकी जो संग्रह था गीत फरोश, इसमें से लिया गया और इसका सन है 1956। तो इस जो कविता, ये जो कविता है इसके अंतर्गत इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सहानुभूति प्रकट की है और बताया है कि ये जो कविता है गीत फरोश, इसके अंतर्गत जो मिश्र जी हैं उन्होंने कवि का आलोचनात्मक भाव जो है इस कविता में प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि कविता जो है वो अंतर मन से निकली हुई चीज़ है और जीविका का साधन बनकर वह समझौता कर ही
चल सकेगी। मतलब कि ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब उनके पास कोई और साधन नहीं था अपनी जीविका को चलाने के लिए। तो बहुत मजबूरी में उन्होंने कविताओं को एज ए जीविका का साधन इन्होंने बनाना शुरू किया था, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद था। उसी कष्ट को, उसी तकलीफ़ को उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। उन्होंने कहा है कि ये जब जीविका का से साधन बनाया जाता है तो कविता के साथ अन्याय होगा। लेख लिखकर और अन्य तरीक़े से पैसा कमाने की बात तो समझ में आती है, लेकिन कविता लिखकर पैसा कमाना कष्टदायक है, ऐसा मिश्र जी का मानना है, उनका विचार है। ये बात स्वयं भवानी प्रसाद मिश्र ने लगभग 28 मार्च 1973 में अशोक ओझा से बातचीत करते स्वयं स्वीकार किए कि कविता से जो लिखकर जो पैसा कमाना है वो कष्टदायक है। अब वास्तव में वे इस बात से बहुत दुखी थे कि कविता की उपयोगिता धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी और कविता के इस ह्रास के लिए कवि और काव्य रसिक दोनों ही उत्तरदायी हैं। कवि ने कविता के इस अवमूल्यन को समझा और वे उन कविताओं पर व्यंग करते हैं जो स्वांतः सुखाए कविता न लिखकर दूसरों की पसंद से अपनी इच्छा अनुसार काव्य रचना करते हैं। मतलब उन्होंने व्यक्ति विशेष की तरफ इस पर ध्यान नहीं दिया, पूरे उस व्यक्ति समुदाय के ऊपर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। व्यक्ति स्वभाव मतलब विशेषता उन कवियों पर ध्यान आकर्षित करवाया है जो कि अपनी स्वयं की खुशी से दूसरों को सुख देने वाली कविताएं लिखते थे। इसीलिए उन्होंने ये वाली कविता लिखी है, गीत बेचता हूँ। देखिए इससे नाम से ही पता चल रहा है कि गीत जो है वो बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा का जंगल। सतपुड़ा का जंगल से आपको पता ही चल रहा है कि इसमें क्या हो सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से उससे आए। ये दूसरा तार सप्तक जो है उसमें प्रकाशित हुई थी 1951 में। इसके अंतर्गत भवानी प्रसाद जी ने जो ज़्यादातर जो परिवेश इसमें दृष्टिगोचर किया है वो प्राकृतिक ही है, जैसे कि सतपुड़ा के जंगल इसके नाम से ही पता चल रहा है। सतपुड़ा के का जंगल का जो ये इन्होंने विचार इसमें दिया है उसका जो मेन रीज़न था वो उनका बचपन था, क्योंकि इनका जो बचपन था वो प्राकृतिक परिवेश में बीता और पढ़ने लिखने के साथ साथ इन्हें गाय चराने, पेड़ पर चढ़ने, तैरने, गुल्ली डंडा खेलने और प्राकृतिक परिवेश का भरपूर आनंद लेने में अपार रुचि थी। और इसी को इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भी ये दर्शाया है कि प्रकृति के साथ गहन रागात्मकता, अत्यधिक जुड़ाव और सबसे बढ़कर विंध्य प्रदेशी माटी की उर्वरक आदि महक से जुड़कर इस कविता की जो संप्रेषणशीलता है, यानी कि जो अपने भाव व्यक्त करने का जो गुण है वो दुगना हो जाता है। यही कारण है कि अपनी एक विशिष्ट और अनगढ़ और इसे कहना चाहिए उलझाऊ सी शैली के बावजूद ये कविता जो है वो प्राकृतिक युगबोध से जुड़े नवीन संदर्भों को तलाश करती हुई सी प्रतीत होती है। मुख्य रूप से ये जो कविता है ये प्रकृति से संबंधित कविता है, यानी कि प्रकृति में कविता है या कविता में प्रकृति है, ऐसा कुछ आप मान सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये उलझाऊ शैली में है। तो इसलिए आप इसे कह सकते हैं ये कि क्या प्रकृति में कविता है या कविता में प्रकृति है। तो इसका जो संपूर्ण काव्य संसार है वे नाना जो प्रकार के प्राकृतिक उपादान हैं उनकी इसमें बहुलता है और विशुद्ध प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ उनकी कविताओं में प्रकृति जो है वो एक साधन के रूप में प्रयोग हुआ है और उनका पूरा काव्य प्रकृति में है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारी फूल कमल के, जो कि दूसरा तार सप्तक में ही प्रकाशित हुई थी 1951 के अंतर्गत। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हम तार सप्तक की बार बार बात कर रहे हैं तो आपको चारों जो तार सप्तक है उनके सन आपको याद करने पड़ेंगे कि किस सन में पहला तार सप्तक आया, किस में दूसरा और किस में तीसरा। और उसके अंतर्गत जो सातों कवि हैं हर एक तार सप्तक के वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि किस तार सप्तक में, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा है जो किसी भी तार सप्तक का नाम दे देंगे कि इसमें है या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो लास्ट है हमारी फूल कमल के अंतर्गत जो ये कविता है इसमें मिश्र जी की ये जो कविता है प्रारंभिक कविताओं में से एक है और इसे सबसे पहले अज्ञे जी ने 1949 में संपादित किया और 51 में जो उनकी दूसरा तार सप्तक आया उसमें इनकी 11 कविताओं में से इसे प्रथम स्थान पर संकलित हुई थी। और इस जो ये रचना है इसमें कवि की आत्मसात की हुई स्थितियों की अभिव्यक्ति है और साथ ही उनकी जो काव्यात्मक संवाद शैली भी इस जो कविता है इसमें पूर्ण रूप से पता चलती है, इनकी मूर्तिमान होती है। प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ मिश्र जी ने अपनी कविताओं में मार्मिकता और जीवंतता के अविरल और अभिनव प्रयोग किए हैं
और इस कविता के संदर्भ में एक तथ्य और हम ध्यान में रख सकते हैं कि श्रेष्ठ कविताओं की श्रेष्ठ रचनाएं वही हैं जिसमें चेतना की अभिव्यक्ति समग्र होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें भी प्रकृति से सौंदर्य संबंधित कविता ही इसमें इन्होंने लिखी है कि प्रकृति से संबंधित ही सारी बात इसके अंतर्गत ही है, मतलब सतपुड़ा के जंगल और कमल के फूल इसके अंतर्गत इनकी जो कविता है वो प्रकृति से संबंधित ही है। तो ये थी आपकी आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।